जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स का अनसॉल्व। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का अनसॉल्व में हम लोग 2022 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका अग्रवाल अनसॉल्व से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके पास राजीव का अनसॉल्व है या एचएम का अनसॉल्व है या यक्स का अनसॉल्व है या किसी का भी अनसॉल्व हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेट 1 2 3 नहीं देखना है, आपको देखना है केवल सेट जीए। जो सेट जीए हो वो सेट 1 2 3 4 पे हो, कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको सेट देखना है जीए। ठीक है, अनसॉल्व 2022 का सेट जीए देखना है आपके अनसॉल्व में। अगर आपके पास कोई अदर अनसॉल्व है, दोस्तों आपको बता दें कि आज से हम लोग फिजिक्स का अनसॉल्व स्टार्ट करने वाले हैं और 2022 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों का 2019 20 21 सब खत्म है। आप लोग उससे आसानी से प्ले लिस्ट पे जाकर उसको भी पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग पीछे बैक के अनसॉल्व पढ़ते आ रहे हो 2019 के 18 के, उसका अनसॉल्व अगर पढ़ते आ रहे हो तो आपको हमने बताया भी है किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। सबसे पहले एग्जाम में आप लोग कैसे लिखोगे? एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखोगे, उत्तर लिखोगे उत्तर एक का कर रहे हो तो एक का। अब आपके पास क्या दिया गया है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसके बाद E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। परिपथ में व्यय शक्ति यानी P हमसे ये पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखना कि हमने आपको LCR परिपथ में पढ़ाया था। LCR परिपथ में आप लोग पढ़ चुके हो कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब है ओमेगा टी क्या है? कला, और पाई बाई 2 क्या है? कलांतर। यानी ये जो कला है ये 90 अंश, पाई बाई 2 मतलब 90 अंश पृष्ठगामी है। किससे पृष्ठगामी है? ये विभवांतर से। यानी I0 जो है इसको विद्युत वाहक बल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग विद्युत सेल कह रहे हैं, विद्युत कह रहे हैं, ठीक है, या बोल्ट कह रहे हैं हम लोग, तो बोल्ट से कह रहे हैं हम लोग। तो जो धारा है वो बोल्टता की कला से 90 अंश पश्चगामी है, पीछे है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाई का मान क्या हो गया? फाई का जो मान है, फाई का मान हमारे पास पाई बाई 2। फार्मूला यहाँ पर हम लोग व्यय शक्ति का यूज करेंगे। व्यय शक्ति का क्या यूज करेंगे? फार्मूला। तो व्यय शक्ति P बराबर ये होता है V0 I0 cos फाई, ये फार्मूला आता है। ठीक, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे हम लोग, तो मान रखेंगे P तो हमसे पूछ रहा है, तो P बराबर V0 I0 cos फाई के जगह पाई बाई 2। एक चीज ध्यान रखना कि हो जाएगा V0 I0 इंटू कॉस 90 का मान 0, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 0। आपको एग्जाम में ये भी लिखना है कि कौन सा ऑप्शन किस प्रकार से सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, तो चौथा आपको ऐसे चौथा भी लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? चौथा सही है। इसको ऐसे रेक्टेंगल ब्रैकेट में आप लोग बंद कर दोगे। अब फिर सब सेकेंड करोगे तो लिखोगे ऐसे उत्तर एक का खा, ऐसे फिर दोबारा लिखोगे। तो एक का खा में आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक होता है। आप लोग जानते हो कि किसी भी पदार्थ में उसकी ताप बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ में उसका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता जो है वो बढ़ती है। यानी 0 केल्विन ताप पर ताप बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी मतलब इसको हम लोग कहेंगे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत नहीं है, हम लोग इस समय कहेंगे इसको विद्युत को चालक कह सकते हैं हम लोग। तो विद्युत को चालक, तो चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन को लिखेंगे हम लोग ऐसे, चौथा ऑप्शन विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्यों? अब एक चीज रखना कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पर उत्तर नंबर 1 का खा, यहाँ उत्तर लिखते नहीं, इसी के नीचे लिखोगे उत्तर। ठीक, लॉन्ग आंसर है तो इधर से लिखना। एक चीज का ध्यान रखना, 0 केल्विन ताप पर विद्युत रोधी, ताप बढ़ाओगे चालकता बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ऑप्शन क्या कर लिया? विद्युत रोधी। विद्युत नहीं है इसमें। V इलेक्ट्रॉन
v इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लगभग होगा क्या, इसको तो पता ही हम लोगों को, पहला ही ऑप्शन सही है इसका 12.27 बटे अंडर √ v एंगस्ट्रॉम कर लीजिए आप लोग। इसके बाद घ नंबर, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो, रदरफोर्ड के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था और पीछे के अनसॉल्व में कई बार पढ़ चुके हम लोग। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये जो किस बल का प्रकीर्णन होता है तो हम लोग जानते हैं कूलाम बल। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलाम बल, चुंबकीय बल। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन कर लेंगे कूलाम बल। कौन सा ऑप्शन कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन कर लेंगे कूलाम बल। इसके बाद 11 नंबर, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण में अवरक्त परास क्या होता है, परास मतलब दूरियां। हाँ, तो आप लोग ऐसे लिखोगे, उत्तर कौन सा है, इंगिया नंबर 1 का, तो 1 का इंगिया नंबर। अब अवरक्त की परास क्या होती है, अवरक्त की परास होती है 4 × 10 की घात 14, 4 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज, 3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज, ठीक। 4 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से 3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास पहला दिया गया 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16। ऑप्शन में दूसरा दिया गया है 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16, 3 × 10 की घात 16 और इसके ऊपर, और उपयुक्त में से कोई नहीं, इन्होंने ये दिया गया है। तो फटाक से तो उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे। अभी पहले हम लोग चेक कर लेते, 3 × 10 की घात, पहले तो 4 से 3 मतलब आवृत्ति परास कम हो रही है। इन्होंने कहा 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16 मतलब ये बढ़ रही है, तो इसको तो हम लोग ऑप्शन नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16 हर्ट्ज, तो इसको भी नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा 3 × 10 की घात 16 और इसके ऊपर, तो इसको भी नहीं करेंगे। रुक जाओ, 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 14 से 4 से 3, 3 × 10 की घात 14 से इसके ऊपर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने कहा 3 × 10 की घात 16 से और इसके ऊपर, तो 3 × 10 की घात 16 से इसके ऊपर नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसमें होता क्या है, 4 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 14, ठीक है, और 16 से ऊपर, तो हम लोग कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा करेंगे हम लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर, एक किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, मतलब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो वेग अपरिवर्तित नहीं रहेगा, क्योंकि वेग तो वही है, उसी वेग से वो आगे की ओर संचरित होगी किरण। जो यह मैं आपको पढ़ाया था, हमने न्यूटन के नियम में पढ़ाया था हमने, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आती होती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं, आयाम में भी कोई परिवर्तन नहीं, वो उसी आयाम से संचरित होगी। और तरंग दैर्घ्य उसकी दूरियों में भी कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन होगी। किसमें परिवर्तन होगी, आवृत्ति में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दूसरे का देखो, एक अल्फा कण 15 × 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसके लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप लोग लिखोगे उत्तर 2 का आप लोग लिखोगे उत्तर 2 का लिखोगे, ठीक। उत्तर 2 का में क्या क्या दिया गया है, एक अल्फा कण पर, अच्छा अल्फा कण पर पता है आप लोगों को, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, बल हमसे पूछ रहा है, F बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 15 × 15 के 1/5 15, तो विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 15 × 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। अब लगने वाले बल,
बल बराबर फार्मूला क्या होता है, लगने वाले बल बराबर आपको पता है विद्युत क्षेत्र E बराबर फार्मूला होता है F बटे Q, ये फार्मूला होता है F बटे Q। तो E की जगह 15 इंटू 10 की घात 4 EF तो नहीं पता है, आपसे पूछ रहा है। Q का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अल्फा और 2Q आवेश होता है, 2E या 2Q और Q का मान और E का मान बराबर होता है, ठीक है। प्लस पर इसका अंतर होता है E प्लस Q माइनस Q प्लस। यहाँ पर Q का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात नहीं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 10 की घात 4। तो यह बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 19 से ये घटाओगे तो माइनस का बचेगा 15, दशमलव हटा 0 बढ़ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो यह बराबर हो जाएगा 16×48 इंटू 10 की घात माइनस 15। या तो दशमलव लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न्यूटन बल का मात्रक, ठीक। तो 4.8 अगर करोगे तो यहाँ पर आपको 10 की घात माइनस 14 करना पड़ेगा, तो इसको यही आंसर कर लो। वैसे फिजिक्स के नियम के अनुसार यहाँ पे 1 4 के बाद दशमलव लगाना पड़ता है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, तो आप लोग ऐसे उत्तर डालोगे, उत्तर 2 का खा। अब इन्होंने 2 के खा में क्या कहा, आपको एग्जाम में ऐसे ही हल करना जैसे हम हल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे खा में क्या कह रहा कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशा है, इसका मात्रक लिखिए विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल लेनी है विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले तो आपको फ्लक्स समझा देते हैं, तो आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ जाएगा। अच्छा, विद्युत किससे कहते हैं, जिसमें आवेश हो। फ्लक्स किससे कहते हैं, देखो जैसे मान लो कि कोई एक ये पृष्ठ है और इससे जितने भी रेखाएं गुजरेगी, इससे जितने भी रेखाएं गुजरेगी, रेखाएं ध्यान रखना, कोई एक बंद पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से जितनी भी रेखाएं गुजरेगी उस रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो फटाफट इसकी परिभाषा लिख लो। फटाफट कैसे लिखोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, लिख लो फटाफट, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लो एकदम से, यूट्यूब में ये भी सिस्टम है, आराम से स्लो करके हम लोग सुन सकते हो। स्लो कर लो। इसका मात्रक देखो, मात्रक तो आप लोग जानते हो, मात्रक क्या है इसका। अगर आप लोगों को परिभाषा कठिन लग रही हो तो ऐसे बना सकते हो आप लोग, परिभाषा अपने बनाना सीखा करो, रटा मत करो। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखो मात्रक क्या है, मात्रक होगा इसका, एक तो मात्रक आप लोग जानते हो, एक तो मात्रक होता है आपका वोल्ट मीटर, दूसरा मात्रक आपके पास क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर, ठीक। ये इसका फार्मूला हो गया, खत्म विद्युत फ्लक्स। दूसरे का गा देखो, दूसरे गा से पहले शॉर्ट भी करते रहिएगा क्योंकि हम रेस करेंगे फिर ना। तो देखो दूसरे का गा, तो हम लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का गा। दूसरे गा में हमसे ये कह रहा है कि ओमी, क्या कह रहा है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध के लिए V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो ओम के नियम में आपको पढ़ाया था, ओमी प्रतिरोध किसे, जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनओमी कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम भी आपको बता देते हैं। देखो ग्राफ देखो, जैसे
ये विभवांतर के लिए ग्राफ और ये धारा के लिए, ठीक। इसको दर्शाते धारा में और इसको दर्शाते विभवांतर में। अगर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान में भी वृद्धि होगी, अगर विभवांतर में विभव के मान में वृद्धि करेंगे तो धारा के मान में भी वृद्धि होगी। यही तो है, विभव के मान में वृद्धि करो धारा के मान में वृद्धि होगी। ये हम लोगों ने ओम के नियम पढ़ा था कि विभव और ये दोनों एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, लगभग बराबर होते हैं। तो ये तो ओमी के लिए हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओमी परिपथ या ओमी ग्राफ। ओमी ग्राफ ये है। और अनोमी के लिए किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन ना करे। जैसे मान लो कि ये तो हो गया आपके पास विभव के लिए और ये धारा के लिए, ठीक। अगर विभव की मान में वृद्धि करोगे और धारा के मान में वृद्धि हो तो ओमी, और ओम के नियम का जो पालन ना करे, विभव के मान में तो वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धारा के मान में एग्जैक्ट वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक। इस प्रकार से धारा के मान में एग्जैक्ट वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनओमी। तो ये दोनों के लिए ग्राफ हो गया, तो ये अनओमी, ठीक, दोनों के लिए ग्राफ। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का घा। दूसरे का घा, तो देखो आप लोग दूसरे का घा, तो लिखोगे उत्तर दूसरे का घा। दूसरे घा में इन्होंने ये कहा है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसमें हेडिंग डाल लेंगे, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, क्या, हाँ, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के पदों में। तो लेकिन गतिज ऊर्जा के पदों में, इस प्रकार से इसमें हेडिंग डाल लेंगे। तो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में। सबसे पहले बात तो आप लोग एक फार्मूला तो आप लोग जानते ही हो कि लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी, जहां लेमडा तरंगदैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है और पी कण का संवेग है। और चूंकि पी बराबर आप लोग फार्मूला जानते हो, पी बराबर होता है एम, तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम बी, ठीक। लेमडा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा, इसको डालो समीकरण 1, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से एक काम करो, v का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2k वी स्क्वायर बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2k और बटे यम, इसको हटाओ रूट चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास v बराबर अंडर रूट 2k बटे यम। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k बटे यम। के क्या है, गतिज ऊर्जा है, कैपिटल के है, ठीक है। यहाँ पर मान रख दो, समीकरण 1 में मान रख दो। जब समीकरण 1 में रख दोगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन यम के जगह तो यम लिखो, v के जगह हो जाएगा अंडर रूट 2k बटे यम। यम से यम कैंसिल करोगे तो अंडर रूट यम बचेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m। यही हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास तरंगदैर्घ्य के लिए गतिज ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला हो गया, लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m। फटाफट शॉर्ट करते रहो, फटाफट शॉर्ट करो, हम रेस करते हैं। देखो आगे हो गया ना। अब देखो दूसरे का इंगिया नंबर, तो आप लोग ऐसे लिखोगे दूसरे का इंगिया नंबर, तो उत्तर दूसरे का इंगिया नंबर। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ, क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो एक जो हमारे पास R1 है वो 20 सेंटीमीटर और R2 को हम लोगों ने मान लिया -20 सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोग जानते हो उत्तल लेंस कैसे बनाते हैं, हम लोग बना के दिखाते हैं आपको। जो किनारों पर पतला बीच में होता है, ये उत्तल लेंस,
ये मुकच इधर की वक्रता, अगर प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, प्रकाश किरण अगर इधर से आपतित हो रही है तो इधर की जो वक्रता त्रिज्या है ना, इधर की वक्रता त्रिज्या माइनस में है और इधर की वक्रता त्रिज्या जो है वो प्लस में है। तो हम लोग एक वक्रता त्रिज्या को प्लस में ले रहे हैं, एक वक्रता त्रिज्या को माइनस में ले रहे हैं। ठीक, तो ये R2 को हमने माइनस में ले लिया, R1 को प्लस में ले लिया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 20 सेंटीमीटर है, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को लिखते हम लोग n से, तो n बराबर 1.5। ठीक, फिर निम्नलिखित यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में, तो चित्र भी दिया गया है, तो चित्र कुछ इस प्रकार से ही है। चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाता है, AB का अनुदिश, यानी यहाँ पर A है और यहाँ पर B है और इसको ऐसे, इसको ऐसे, मतलब ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा ऐसे काटा जा रहा है। ठीक है, ऐसे काट दिया जाता है। तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी F बराबर हमसे ये पूछ रहा है, F बराबर हमसे ये पूछ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना कि फोकस दूरी क्या होगी। तो जब यहां से मान लो कि इतना हिस्सा काट लिया गया, इतना हिस्सा काट लिया, पहली बात तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो फार्मूला हमारे पास ये होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो 1/F को 1/F लिखेंगे, n की जगह 1.5 माइनस 1 और इसकी जगह 1/20 माइनस इसकी जगह माइनस 1/20। ठीक, R1 की जगह ये और R2 की जगह ये, तो 1/F बराबर ये होगा 0.5, ये माइनस माइनस प्लस, तो हर बराबर है, इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2/20, 2 एकम 2, 2.20 अर्थात 0.5 इंटू 1/10, दशमलव हट के 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/20। तो F एकम F और 20 एकम 20, तो F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो आप लोग डालोगे उत्तर 2 का 4। उत्तर 2 के 4 में ये कह रहा है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग ओमेगा बराबर हमसे पूछ रहा है। दिया गया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है माइनस 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है इलेक्ट्रॉन की, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन, रुक जाओ, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ये हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है, परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हो गया। और यहाँ पर कोणीय संवेग ज्ञात करना, nवीं कक्षा की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, तो ये भी ऊर्जा। एक काम करो, दोनों ऊर्जा को कर लो बराबर, ये भी ऊर्जा और ये भी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा को कर लेते हैं बराबर। देखो तो ऊर्जा इज इक्वल टू ऊर्जा, तो यह जाएगा माइनस 13.6/n² बराबर माइनस 3.4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आप क्या आ जाएगा n² यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो मतलब n² बराबर हो जाएगा 13.6/3.4, n से n कैंसिल। ठीक है, n से n कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितने बार कटेगा, पहले आधा करो, ये होगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 17 का 17, 17 34, 17 17 चौको 68, काटपीट पोस्टमार्टम, जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो 2 निकलेगा टोटली, n का मान, r का मान नहीं है, n बराबर कितना निकलेगा 2। अब कोणीय संवेग फार्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग फार्मूला होता है
कोणीय संवेग का फार्मूला होता है एन एच अपॉन 2 होता है, एन एच अपॉन 2। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे तो ओमेगा बराबर एन का मान 2, एच का मान 6 पॉइंट, आप लोग जानते हैं एच क्या है, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और अपॉन 2 इंटू 3.14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक यहाँ पे 6 7 भी कर सकते हैं, तो इसका दशमलव हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाया, इसका दशमलव हटाया तो नीचे 1 जीरो बढ़ाया, क्योंकि एक अंक 2 अंक 1 अंक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, जब इसको हम लोग टोटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोणीय वेग क्या निकलेगा, जिसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। जब कैलकुलेशन करोगे तो 2.1019 इंटू क्या निकलेगा, 2.1019 इंटू 10 की घात -34। अब कोणीय वेग, तो कोणीय वेग हमारे पास ओमेगा, ओमेगा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास आपका आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या क्या कह रहा है, अगला हमारा खंड चेंज हो गया। खंड देखो तीसरे कक्का, तो आप लोग डालोगे उत्तर तीसरे कक्का में क्या कह रहा है, तीसरे कक्का में कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो आप लोग लिखोगे, हेडिंग डालोगे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष। अच्छा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, ये तो आप लोगों ने लेसन जब पढ़ाया था हमने, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का हम लोग बता देते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन किया था इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उस टोटल को हम लोगों ने एक परमाणु नाम दिया था। तो यहाँ पर एक नाभिक है, जब रदरफोर्ड ने इस पर अल्फा कणों का बौछार करवाया तो नाभिक से दूर बौछार करवाया, तो यहाँ से अल्फा कण इस प्रकार से नाभिक से दूर बौछार करवाया तो अल्फा कण सीधे निकल गए, इस प्रकार से अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए। पहले अल्फा कणों का क्या किया, उन्होंने बौछार कराया था, अल्फा कणों में उन्होंने पोलराइड लिया था, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों में क्या लिया था, पोलराइड लिया था। जब पोलोराइड या पोलोनियम में इसका बौछार कराया था इस पर, तो जब दूर से बौछार करवाया तो अल्फा कण सीधे निकल गए, बिना कुछ विचलित हुए सीधे निकल गए। फिर अल्फा कण ने क्या किया कि इसको देखो, निष्कर्ष हम लोग एक एक बताते जाते हैं आपको। निष्कर्ष नंबर 1 आपको लिखते भी रहना। निष्कर्ष नंबर 1, जब रदरफोर्ड ने परमाणु के दूर से यानी नाभिक के दूर से अल्फा कणों का बौछार करवाया तो अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर उन्होंने कुछ पास से अल्फा कणों का बौछार कराया इस प्रकार से, तो उन्होंने देखा कि इसका प्रक्षेप हो गया, इसका इस प्रकार से प्रक्षेप हो गया। प्रक्षेप का मतलब कुछ मुड़ा, वहां से कुछ मुड़ा तो प्रक्षेप हो गया। इसका भी अर्थ बता रहे, इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के आसपास कहीं ना कहीं धनावेश है, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेश है। अल्फा कण पर 2 धनावेश होता है और धनावेश में होता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर इसमें हुआ प्रतिकर्षण, इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ, मतलब नाभिक के कहीं ना कहीं नाभिक के पास, पहली बात तो प्रूव हो ही गया है नाभिक में धनावेश होता ही है। फिर हम लोग यहाँ इसके निष्कर्ष के अनुसार निकाल रहे हैं कि नाभिक में धनावेश है। जब उन्होंने और पास से गिराया तो इसी अक्षर फिर वापस इसी फिर वापस, इसका मतलब पक्का अब पूरा का पूरा प्रूफ हो गया, पूरा का पूरा प्रूफ हो गया कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में धनावेश एक जगह इकट्ठा होते हैं, इस प्रकार से एक जगह जो है ये विद्यमान है। विद्यमान का मतलब एक जगह स्थिर है। एकदम सेंटर पर जब उसको सेंटर में आपतित कराया
तो इसी मार्ग में जाकर फिर इसी मार्ग पर वापस हो गया, लौट गया। अतः लौटने का नियम क्यों है? क्योंकि अल्फा कण अपने आप में धनावेश है, अल्फा कण अपने आप में धनावेश है, और धनावेश धनावेश में होता है प्रतिकर्षण। अल्फा कण धनावेश, नाभिक में धनावेश, धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण होता है। ये पूरा निष्कर्ष निकल गया। तो परमाणु नंबर 1 आप लोग क्या हो गए? नंबर 1 आप लोग हो गए, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। नंबर 2 लिखोगे, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित है। नंबर 2 क्या लिखोगे? नंबर 2 लिखोगे, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के एक छोटे से केंद्र पर स्थित है। ठीक, लिख लोगे आप लोग। नंबर 2 क्या लिखोगे? परमाणु का धनावेश उसके केंद्रीय भाग के एक अति सूक्ष्म भाग में रहता है। परमाणु का धनावेश, परमाणु का धनावेश उसके केंद्र के, ये पूरा परमाणु है, ये पूरा परमाणु है, उसके केंद्र में अति सूक्ष्म भाग पर स्थित होता है, केंद्रित रहता है, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? नाभिक। तो इस पूरे को कहेंगे परमाणु और इसे कहेंगे नाभिक। इसे क्या कहेंगे? नाभिक। फिर भिन्न भिन्न धातुओं के लिए नाभिकों में धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में, 3 तो हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या हो गया? भिन्न भिन्न धातुओं के लिए नाभिकों में धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए नाभिक की जो मात्रा है अलग अलग होती है। लिख लोगे ना आप लोग? फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 2 पे आप लोग लिखोगे, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित रहता है। नंबर 3 पे लिखोगे, परमाणु का धनावेश उसके केंद्रीय भाग पर, एक छोटे से भाग पर स्थित होता है, जिसे हम लोगों ने नाभिक कहते हैं, यानी जिसे नाभिक कहते हैं। और नंबर 4 में भिन्न भिन्न धातुओं के लिए नाभिक में धनावेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होती है। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना और इसको सुन लेना, सुन के लिख लेना। बाद बाकी तो शॉर्ट तो कर ही लो आप लोग, क्योंकि हम रेस करने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग आंसर हम लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा मिल जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखी है, उनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। देखो आप लिखोगे उत्तर 3 का खा, उत्तर 3 का खा। इन्होंने कहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है, तो आप हेडिंग डालोगे विद्युत चुंबकीय, चलो विद्युत और डाल दो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता। इन्होंने 2 विशेषताएं की बात कही है, तो 2 ही लिखना। 2 के अलावा ये नहीं कि आपको अपना टैलेंट दिखाना है कि 3 लिख के ना 4 लिख के ना, ऐसा नहीं मिलेगा। 2 ही, ज़्यादा लिखोगे समय की बर्बादी होगी। विशेषताएं, चित्र बनाइए, चित्र बनाते हैं विशेषता तो आप लोग खुद लिख लोगे, इतना होशियार तब हो ही गए हो। चित्र देखो, चित्र बनाते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं, समझ जाओगे आप लोग। इसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र, जिसको लिखते हैं ई से। इसे कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, जिसे लिखते हैं बी से। और ये प्रकाश संचरण की दिशा, जिसको लिखते हैं हम लोग सी से। ठीक है, इसे लिखते हैं सी से। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश की संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब लंबवत में तो आप लोग कहोगे कि लंबवत में इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से ही है। देखो एक इस प्रकार से आपको बताते हैं, जैसे ये हो गया प्रकाश संचरण की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस प्रकार से तीनों, देखो ये देखो लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। बस 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो इसकी संचरण की दिशा इस प्रकार से होगी, सीधी सीधी, ठीक, इस प्रकार से होगी। इसकी संचरण की दिशा इस प्रकार से होगी, ठीक, इस प्रकार से होगी। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संचरण, प्रकाश संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसको इस प्रकार से इसके क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगे, इसकी क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दर्शाएंगे, इसकी क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दर्शाएंगे, इसकी क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक,
अब की बार ये इस प्रकार से कोई गिनती जरूरी है? कोई गिनती जरूरी नहीं है। अब ये सीधी सीधी रेखा होगी, ये सीधी सीधी रेखा होगी। अब की बार ये सीधी रेखा होगी, ठीक, ये सीधी रेखा होगी और ये इस प्रकार से फिर से तिरछी आपतित हो गई, ठीक। फिर ये सीधी रेखा होगी, ये तिरछी आपतित होगी अब इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से और बना लेना, आपको अच्छे से बनाना था, अच्छे से बना लेना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता नंबर एक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में इसकी विशेषता क्या है। विशेषता नंबर एक, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विशेषता नंबर दो, इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जैसे मान लो कि ये सूर्य है और ये हमारा अर्थ है, और जब सूर्य से प्रकाश अर्थ पे पहुंचता है तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर निर्वात है। तो हम लोग कहेंगे कि इसको संचरित होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो पूछा गया, दो लिखना आपको। हाँ, इसके बाद त्वरित आवेश आवेशित कणों से उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश आवेशित कणों से उत्पन्न होती है और ये तरंग प्रकाश की भांति परावर्तित भी होती है, अपवर्तित होती है। जो चुंबकीय तरंग है ये प्रकाश तरंग की भांति परावर्तित भी होती है, अपवर्तित होती है। परावर्तित अपवर्तित का नियम तो आप लोगों ने लेसन नंबर 9 पढ़ा ही होगा, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का गा, देखो तीसरे का गा, तो लोग डालोगे हेडिंग उत्तर तीसरे का गा। तीसरे का गा में क्या कह रहा है। तीसरे गा में ये कह रहा है प्रकाश की किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रकाश की किन्हीं दो स्रोतों के मध्य कितने सेंटीमीटर की दूरी है, 24 सेंटीमीटर की दूरी है। तो लिखोगे दोनों स्रोतों के मध्य दूरी है 24 सेंटीमीटर। एक स्रोत नहीं, दो स्रोत, दोनों स्रोत के मध्य कितने सेंटीमीटर दूरी है, 24 सेंटीमीटर। जैसे आपको रे डायग्राम में दिखाते हैं, आपको जैसे रे डायग्राम में आपको दिखाते हैं, एक आपके पास उत्तल लेंस है, यहां से प्रकाश को आपतित कराया, इस प्रकार से ये O ये I, ठीक। तो यहां से ये आपके पास हमने मान लिया, जब ये I' है इसका प्रतिबिंब, जब इससे दोबारा फिर प्रकाश आपतित कराते हैं तो यहाँ का प्रतिबिंब, ये तो आप लोगों ने लेंस मेकर के सूत्र में पढ़ा ही होगा, लेंस मेकर के सूत्र में पढ़ाया था आपको। तो ये इसका प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब ये I, ठीक। जब वस्तु का प्रतिबिंब I', जब यह वस्तु का कार्य करता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है I, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I। तो उस कंडीशन में अब ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा था कि हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी, और तब ये जो दोबारा वस्तु है तो ये 24 माइनस 1 सेंटीमीटर हो गई। ये क्या हो गया, 24 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये कहा है ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी का मतलब हो गया है या बराबर 9 सेंटीमीटर, या बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अभी सारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। देखो यहाँ पर इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्होंने ये कहा, तो इसके लिए आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए, लेंस फार्मूला। लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहां पर ध्यान रखना F का मान हमारे पास कितना दिया गया है, F का मान 9 दिया गया है, तो 1/9, 1/V, भी नहीं पता मैं, नहीं V प्रतिबिंब है,
बी क्या है, प्रतिबिंब है। फर्स्ट कंडीशन में वस्तु x है और प्रतिबिंब 24 माइनस x है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास ये तो हमारे पास v है, माइनस u का मान क्या है हमारे पास, u का मान हमारे पास x है। फर्स्ट कंडीशन में u का मान हमारे पास क्या है, x है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब ये वस्तु को इधर की ओर वस्तु को नापेंगे तो ये b हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा b हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा, समझना फिर से एक बार इसको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, इसको इधर पक्षांतर करके माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/9 प्लस 1/x समीकरण हो गया है। तो फिर से 1/9 f की जगह 1/9, f की जगह आप लोग क्या रखोगे 1/9, ठीक है। फिर इसके बाद 1/v माइनस 1/u, u का मान क्या हो गया आपके पास 24 माइनस x, वस्तु की दूरी क्या हो गई 24 माइनस x। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर फिर से एक बार, जब ये वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब ये है, जब ये वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ये है। इस कंडीशन में उल्टे दिशा में, जब उल्टे दिशा में आते हैं तो चिन्ह में बदल देते हैं हम लोग, चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो उस ये तो हमारे पास किसके लिए हो गया, ये हमारे पास हो गया यहां पर, ये हो गया O के लिए, ये हो गया O के लिए। और यहां पर हम लोग कहेंगे I डैश के लिए, किसके लिए, I डैश के लिए। I डैश के लिए किरण को हम लोगों ने भेजा था इधर, I डैश को इधर, तो ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस। इसको उठाकर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 24 माइनस x माइनस 1/9 समीकरण हो गया 2। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मतलब दोनों ही v का मान है, मतलब इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे तो 1/9 प्लस 1/x बराबर 1/24 माइनस x माइनस 1/9। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो 1/9 प्लस 1/9 बराबर 1/24 माइनस x माइनस 1/x। तो ये हो गया 2/9 बराबर ये हो जाएगा x माइनस 24 प्लस x बटे 24x माइनस x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा x कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/24 x माइनस x स्क्वायर बराबर 2/9, 2 एकम 2, 2 12 24, तो यह आ जाएगा 12 में 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 108 बराबर ये हो जाएगा 24x माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24x माइनस x स्क्वायर। और इन दोनों को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 108 बराबर 0। 108 का ऐसा गुणनखंड करना है हमें, ठीक है, कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 24 आ जाए। तो 108 का आप लोगों को ऐसा गुणनखंड करना है, तो इधर लिखते हैं, तो x स्क्वायर और माइनस का 24, रुक जाओ, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 24x ना, तो 18 पंजे 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 छिक्का 108, तो 18x और माइनस 6x और प्लस 108 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इसको प्लस में लेंगे, हाँ इसको प्लस में लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा आपके पास। इसको मैं रीचेक करके वो बता दे रहे हैं, तब तक इसको गुणनखंड कर दे। तो x स्क्वायर, इसमें आपके पास x ले लो कॉमन, जब x कॉमन लोगे तो x माइनस 18 और माइनस 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 18 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 6 और एक कोष्टक में x और माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास 6 भी आ जाएगा और 18 भी आ जाएगा। हमसे ये पूछ क्या रहा था, हमसे ये क्या पूछ रहा था 24, हमसे ये पूछ रहा था कि
प्रकाश दो प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, तो लेंस को कहाँ रखें कि ताकि दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। देखो तो लेंस को कहाँ रखें, तो लेंस को हम लोग x बराबर 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे और 18 सेंटीमीटर पर रखेंगे। लेंस को कहाँ रखेंगे, लेंस को हम लोग लेंस को जो है 6 सेंटीमीटर रखेंगे और एक बार 18 सेंटीमीटर रखेंगे, इन दोनों में से एक रखेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर रख भी सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर निकलेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग 18 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर निकलेगा। ये अर्थ हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है तीसरे का घा। तीसरे घा में ये कह रहा है 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की परावैज्ञानिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उनके क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक के नियतांक ज्ञात कीजिए। देखो तीसरे का घा, तो आप लोगों को उत्तर तीसरे का घा, इसे उत्तर तीसरे का घा। ठीक, उत्तर तीसरे के घा में आपसे क्या कह रहा है, उत्तर तीसरे के घा में आपसे ये कह रहा है, फिर से एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं कि 800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तो दो तरंग दैर्घ्य है, तो एक को लिखेंगे λ1 से, एक को लिखेंगे λ2 से। ठीक है, तो λ1 बराबर 800 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10 की घात -10 मीटर, और ये हो गया 2। ठीक है, 10 की घात 10 मीटर हो गया, तो आपके पास ये हो जाएगा 800 इंटू 10 की घात -8000 तो नहीं है, हाँ 800 है, तो -8 मीटर। ठीक, λ2 बराबर आपके पास हो गया 700 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 700 इंटू 10 की घात -10, अर्थात आप लोग कहोगे कि 7 इंटू 10 की घात -8 मीटर। ठीक, इसके बाद उनसे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग के मैक्सिमम। हाँ, तो के मैक्सिमम ये 1 हो गया, तो इसका मान हो गया हमारे पास 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के मैक्सिमम 2 हमारे पास दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लांक नियतांक H बराबर क्वेश्चन मार्क, H बराबर हमसे पूछ रहा है, फटाफट शॉर्ट कर लो तो इसको भी सॉल्व कर दे, फटाफट शॉर्ट कर लो आप लोग। देखो देखो, तो इसमें हमारे पास इन्होंने क्या क्या कहा है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए फार्मूला होता है E बराबर W वर्ग W अपन के मैक्सिमम, इसी प्रकार हम लोग इसका 2 बार फार्मूला बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा E1 बराबर W प्लस के मैक्सिमम 1। ठीक, अब आप लोग जानते हो E बराबर एक फार्मूला और होता है H बटे लेमडा, क्या होता है HC बटे लेमडा, HC बटे लेमडा। तो देखो ये हो जाएगा HC बटे लेमडा बराबर λ1 बराबर हो जाएगा W प्लस के मैक्सिमम 1, समीकरण डाल दिया 1। इसके बाद E2 बराबर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, E2 बराबर W प्लस के मैक्सिमम 2, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा HC बटे λ2 बराबर W प्लस के मैक्सिमम 2। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, तो हमारे पास देखो HC बटे λ1, तो HC हमारे पास कॉमन हो गया, ये हो गया 1 बटे λ1, 1 को 2 से 1 को घटाओ, तो ये हो गया 1 बटे λ2 माइनस 1 बटे λ1। ठीक, HC कॉमन हो गया, 1 बटे λ2, 1 बटे λ1, ये हमारे पास अंतर बचा, बराबर W से W कैंसिल, यानी वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, के मैक्सिमम 2 माइनस के मैक्सिमम 1। ठीक है, तो
h का मान तुमसे पूछ रहा है, c का मान होता है 3 × 10 की घात 8 1 बटे इसका लेमडा 1 का मान हमारे पास क्या दिया गया वो देख लो। लेमडा 1 का मान दिया गया 800 700। एक काम करते हैं, चलो जब लिख दिया तो कर ही देते हैं। ये हमारे पास एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि लेमडा 1 का मान अधिक है, लेमडा 2 का मान कम है। तो एक काम करो आप लोग 1 से 2 को घटाओ, 1 से 2 को घटाओ। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, W तो कटना ही है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 8 × 10 की घात, यहाँ पर 800 लिखा हुआ है, 800 नहीं लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक। 8 × 10 की घात -8 माइनस, दोस्तों आप लोग भटकना नहीं, जो किया था सही किया था, हम लोग को माइनस नहीं लाना है। जो किया था सही किया था, जो किया था सही किया था, ठीक है। यहाँ पर 7 ही लिखेंगे, अभी बता देते हैं। 8 × 10 की घात -8 बराबर ये हो जाएगा, इसका मान हमारे पास क्या है 4 माइनस इसका मान है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 × 10 की घात -19। ये कहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम लोगों ने जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में। अब हमारे पास देखो ये आ जाएगा h × 3 × 10 की घात 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 × 10 की घात -8 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 × 10 की घात -8 बटे 8 × 56 × 10 की घात -16, ठीक है। और बराबर ये हो जाएगा 4 से ये घटा तो 4 दशमलव यहाँ घटा देते हैं, 4.0 और 1.8, यहाँ से लेंगे 10 से 2 बचेगा, या 3 दशमलव नहीं 3 से 2 2.2, तो ये हो गया 2.2 × 1.6 × 10 की घात -19। ये मान ऊपर जाएगा, ये और ये मान नीचे आ जाएगा, ठीक है। डबल बार 3 लिख गया इसमें, तो ये हो जाएगा h बराबर ये हो जाएगा 2.2 × 10 की घात नहीं 1.6 × 10 की घात -19 इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 56 × 10 की घात -16, ये ऊपर जाएगा और ये दोनों मान नीचे आ जाएगा। तो बटे में ये हो जाएगा 3 × 10 की घात 8 इंटू ये 8 से 7 गया 1 बचा तो 10 की घात -8, ठीक -8। अब हमारे पास देखो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस में है माइनस में है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हम लोग कोई कटेगा 3 से कोई नहीं कटेगा इसमें, तो h बराबर आप लोग इसका सबसे पहले 2.2 इंटू 1.6 इंटू 56/3 इंटू 10 की घात ये -19 और ये जुड़कर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 9 15 मतलब 15 से 1 35 तो माइनस का 35, ठीक। जब आप लोग एक काम करना इन तीनों का गुणा करके 3 से भाग लगा देना, इन तीनों का गुणा करके 3 से भाग लगा देना तो आपके पास ये आ जाएगा h बराबर क्या जाएगा h बराबर 6.57 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ठीक। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर कंप्लीटली कितने क्वेश्चन है आपके पास 9 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर कंप्लीटली जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और शॉर्ट लेते रहिए।